हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी एमपी सेट मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन? हियर आई एम विद यू। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेहरा क्लासेस लेके आया है एमपी सेट 2025 के लिए एक क्रैश कोर्स। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं आपको कोर्स की डिटेल बता देती हूँ। यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि हमारे काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, टॉपिक वाइज भी चल रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स मैं डेली आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और अब हमने एक नई चीज़ ऐड कर दी है, स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम रिवीजन सेशन भी लेकर आ गए हैं थ्योरी का। ठीक है, और टेस्ट सीरीज तो हमारे इसमें अवेलेबल है। और आपको इसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के नेहा मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाले हैं, जिसकी वैलिडिटी होने वाली है 6th मंथ तक। आई एम नंदिता धनोतिया हियर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कोर्स कब से चल रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए। और आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है कल के लिए, मतलब आज से 2 दिन के लिए, 18th ऑफ नवंबर और 19th ऑफ नवंबर। इन 2 दिन के लिए आपके पास स्पेशल ऑफर है इस कोर्स को परचेस करने का। इसमें आपको मिलने वाला है 500 रुपीज का कूपन। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे MP सेट 2025 ऑल इन कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस, अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं, इट्स 2025 ओके। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 2 दिन के लिए ये कूपन कोड रहेगा 500 रुपीज का, आपको ऑफ मिलने वाला है हमारे कोर्स पे। तो जल्दी से हमारे कोर्स पर जुड़ जाइए। मैं आपको बता देती हूँ, आज जो है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का रिवीजन पार्ट 4 होने वाला है थ्योरी का। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हमने अभी तक क्या करवा दिया है। मैंने शुरू किया था मॉडर्न एल्जेब्रा के अंदर ग्रुप थ्योरी से। रिंग थ्योरी की प्रैक्टिस सेशन हो चुकी है, ग्रुप थ्योरी की हो चुकी है ना, इट्स ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी की हो चुकी है। उसके अलावा पूरे मॉडर्न एल्जेब्रा की एक साथ प्रैक्टिस भी हो चुकी है। हमने रियल एनालिसिस की प्रैक्टिस सेशन कर लिया है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का कर लिया है, लीनियर एल्जेब्रा का कर लिया है, ओडी का कर लिया है, पीडी का भी कर लिया है, टॉपिक वाइज जो मैं आपको बता रही हूँ ये। उसके बाद हमने सीओवी और आईई का भी कर लिया है, एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के भी हम रिवीजन सेशन कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के भी हम प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं। यानी कि एक बार मैंने पूरे ही सिलेबस का, जो कि हमारे एमपी सेट में आने वाला है, सभी के मैं प्रैक्टिस सेशन करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। काफी सारा कंटेंट हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम लेके आए हैं, वैसे तो हमारा सारा ही थ्योरी सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेकिन कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम हमको रिवीजन में वापस से थ्योरी पढ़ना है, आप करवा दीजिए। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की मैं रिवीजन लेके आई हूँ। आने वाले सेशन में आगे वाले टॉपिक्स की भी लेके आऊंगी और प्रैक्टिस सेशन और भी चलने वाले हैं। अब हम FLT स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो हम मिक्स्ड टाइप क्वेश्चन करने वाले थे, मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था, हम वो करने वाले हैं बहुत जल्द। रिवीजन का ये पार्ट 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, और ये है 4th पार्ट। 1 पार्ट में हमने बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया था, जितने भी हमारे थ्योरम्स थी, मोरेरा थ्योरम हमने पढ़ ली, कोशी थ्योरम, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, लियोवली थ्योरम, एक्सटेंडेड लियोवली थ्योरम हमने पढ़ ली है, पिकार्ड गेट, पिकार्ड लिटिल पिकार्ड थ्योरम पढ़ ली है हमने, श्वार्ट्ज प्रिंसिपल पढ़ लिया है हमने। जितना भी जो कुछ भी था, सिंगुलरिटी वगैरह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये आज हमारा पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, और इससे पहले 3 सेशन थ्योरी के हो चुके हैं। मैं डेली शॉर्ट नोट्स भी अपलोड कर रही हूँ। SN AN की प्रॉपर्टी पर आपने डिमांड किया था, सिमेट्रिक, अल्टरनेटिंग और डाइहाइड्रल ग्रुप की प्रॉपर्टी पर मैंने एक स्पेशल नोट्स प्रोवाइड करे हैं, पूरे फ्लो चार्ट, जिसमें आपको सब कुछ दिया गया है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या रहेगा, कितने एलिमेंट रहेंगे, कितने सब ग्रुप रहेंगे, कितने नॉर्मल सब ग्रुप, कितनी क्लास इक्वेशन, क्या होमोमॉर्फिज्म बनेगा, कितने साइलो सब ग्रुप रहेंगे, कौन सा यूनिक रहेगा, सब कुछ मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ इस वाले शॉर्ट नोट्स में। तो इतना सब कंटेंट हम कर चुके हैं और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे सेशन के साथ जुड़ जाइए। 500 रुपीज का आपको जो है ऑफ मिलने वाला है। 2 दिन के लिए कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, ऑल कैपिटल विदाउट एनी स्पेस, MP सेट 2025, बिना किसी स्पेस के सारे कैपिटल लेटर में अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं 2 दिन के लिए, तो आपको 5000 का ऑफ मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलरिटी एंड इट्स टाइप। सिंगुलरिटी क्या होती है इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, लोरेंट सीरीज, टेलर सीरीज भी हम पढ़ चुके हैं, पावर सीरीज, श्वार्ट्ज लेमा, श्वार्ट्ज पीक लेमा सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा है
आज हम पढ़ने वाले सिंगुलैरिटी एंड इट्स टाइप। सिंगुलैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंट सीरीज। जब मैंने आपको कल लॉरेंट सीरीज पढ़ाई थी तब मैंने आपसे कहा था कि हम लॉरेंट सीरीज का जो प्रिंसिपल पार्ट होता है उसके बेसिस पर सिंगुलैरिटी को जो डिफरेंट डिवाइड करने वाले हैं। और आज हम पढ़ेंगे पोल्स और रेसिड्यू, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्डर के पोल के लिए रेसिड्यू किस तरह निकाले जाता है, किस तरह की सिंगुलैरिटी के लिए कैसा पोल रहेगा, सॉरी कैसा रेसिड्यू रहेगा। उसके बाद हम मेरोमॉर्फिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, दोनों में क्या रिलेशन है, मेरोमॉर्फिक और रेशनल में क्या कोई किसी को इंप्लाई करता है, इनका इंटायर और एनालिटिक फंक्शन के साथ कैसा रिलेशन है वो भी हम करने वाले हैं। ओपन मैपिंग थ्योरम पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, रोचेस थ्योरम, और इसके अलावा जो भी रहेगा हम नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहता है, हमको लास्ट तक जाना है, फिक्स्ड पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फॉर्मल मैपिंग तक सब कुछ, आइडेंटिटी थ्योरम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेरी वेलकम विद द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलैरिटी। क्या होती है सिंगुलैरिटी? आप सभी को ओरली पता है कि सिंगुलैरिटी क्या होती है, वो पॉइंट जहां पर फंक्शन एनालिटिक ना हो। तो फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक एट z0, देन z0 इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी, है ना। तो अ पॉइंट where function fails to be analytic, fails to be analytic, एनालिटिक नहीं हो पाता है जहां पर फंक्शन, उसे कहेंगे हम सिंगुलैरिटी। या फिर है ना a point where a point z equal a, suppose z equal a, where a function f z fails to be analytic, but in every neighborhood of a, but in every neighborhood of a, every neighborhood of a, there exists a point, it's a, and it's a point, there exists a point on which फंक्शन इज एनालिटिक। ये है हमारी सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन, फंक्शन इज एनालिटिक। आपको हमारे सेशन की स्पेशलिटी पता है कि हम जब भी थ्योरी करते हैं तो एक एक कीवर्ड को हाईलाइट कर लेते हैं कि किस कीवर्ड से कौन सी डेफिनेशन को पहचानना रहेगा। तो सिंगुलैरिटी में क्या है, अ पॉइंट वेयर फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक, एनालिटिक नहीं हो पाता है फंक्शन, लेकिन उसके हर एक नेबरहुड में एटलीस्ट एक पॉइंट एग्जिस्ट तो करता ही है जहां पर फंक्शन एनालिटिक हो। तो z इक्वल a को हम कहेंगे सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन एफ जेड। आया समझ में सभी को? ये सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन है। और मैं आपको बता दूं कि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन सेशन है, तो इसमें हम जो है थोड़ा फास्ट चलेंगे और कीवर्ड पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि डिटेल्ड कोर्स हम बहुत ही डिटेल में करवा चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लेक्चर मिलने वाला है आपको उसमें। बट ये है फास्ट ट्रैक रिवीजन सेशन, ताकि आप लोगों को सारी थ्योरम्स याद आ जाए। अगर आपको नहीं है नोट तो आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, मैं आपको डेली शॉर्ट नोट्स, मतलब ये जो नोट्स वाले सेक्शन में ये आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, आप वहां से अपने क्विक नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये है अ पॉइंट z इक्वल a वेयर फंक्शन इज फेल्स टू बी एनालिटिक, बट इन एवरी नेबरहुड ऑफ a देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट इन विच फंक्शन इज एनालिटिक, देन f z इक्वल a इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी ऑफ f z, है ना। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब हमें इसके टाइप्स देखना है। तो सबसे पहले सिंगुलैरिटी की एक और डेफिनेशन होती है, सपोज r इज सेट ऑफ ऑल एनालिटिक पॉइंट या सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट। सेट ऑफ, ये है पहली डेफिनेशन। हमसे जो है सिंगुलैरिटी, मतलब कोई भी अगर हमसे टॉपिक पूछा जाता है तो उसकी जितनी भी पॉसिबल डेफिनेशन है, जितने भी उसकी स्टेटमेंट हो सकते हैं, सभी पूछे जाते हैं। तो हम सभी को पढ़ने वाले हैं सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड। रेगुलर पॉइंट क्या होते हैं, जहां पर फंक्शन एनालिटिक हो उन्हें कहेंगे रेगुलर पॉइंट। और आर डैश क्या होगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, है ना, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ आर, है ना। आर डैश वही रियल एनालिसिस वाला डिराइव्ड सेट, है ना। आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट, मतलब जहां पर फंक्शन एनालिटिक है, और उसका जो आर डैश है उसका है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। तो अल्फा की एक डेफिनेशन भी होती है सिंगुलैरिटी की, एक अल्फा क्या है, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है। अल्फा हमने बोल दिया है पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है। देन अल्फा क्या होगा, अल्फा बिलोंग करेगा आर माइनस आर डैश को, यानी कि सिंगुलैरिटी की एक डेफिनेशन क्या हो गई है, सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट का लिमिट पॉइंट, अगर ऐसे लिमिट पॉइंट जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, सॉरी आर डैश माइनस आर। यहां से हमें सिंगुलैरिटी की एक डेफिनेशन ऑफ मिल गई है कि ऐसे लिमिट पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है उन्हें कहेंगे हम
सिंगुलैरिटी यानी रेगुलर पॉइंट का लिमिट पॉइंट जो रहेगा वो सिंगुलैरिटी कहलाएगा। अगला जो रहने वाला है हमारा एक अल्फा। अब हमें जो है सिंगुलैरिटी को हमें करना है, इसके टाइप्स को हमको डिवाइड करना है। तो सिंगुलैरिटी दो तरह की होती है। पहली होती है आइसोलेटेड। मैं आपको बिल्कुल फ्लो चार्ट से और इस तरीके से समझाऊंगी जिसको हम लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल रिकॉल कर सकते हैं एग्जाम में फटाफट से, और लॉन्ग टाइम तक जिसको हम याद कर सकते हैं। इनकी बेसिक डेफिनेशन जो हम बिल्कुल थ्योरेटिकल बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं वो सब हम थ्योरी सेशन में पढ़ चुके हैं और आपको किसी भी बुक में भी मिल जाएगी। हमें लास्ट टाइम पर फास्ट ट्रैक रिविजन करना है ताकि हम कम समय में जल्दी से जल्दी रिकॉल कर सके। तो सिंगुलैरिटी के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं आइसोलेटेड और एक होते हैं नॉन आइसोलेटेड। इनका डिफरेंस क्या रहेगा? मैंने एस माना है, एस मतलब सेट ऑफ ऑल सिंगुलर पॉइंट, सेट ऑफ ऑल सिंगुलर पॉइंट, यानी वो पॉइंट जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो है सेट ऑफ ऑल और सिंगुलर पॉइंट। और एस डैश क्या होगा? एस डैश है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, एस डैश तो हमें पता है। तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, अल्फा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है अगर अल्फा क्या है? एस माइनस एस डैश। एस से लिमिट पॉइंट है ना, सेट ऑफ ऑल रेगुलर, सेट ऑफ ऑल सिंगुलैरिटी का ऐसा पॉइंट जो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है उसे कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है एस डैश में यानी सेट ऑफ ऑल सिंगुलैरिटी का लिमिट पॉइंट उसे कहेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, है ना। लिमिट पॉइंट ऑफ नॉन आइसोलेटेड की डेफिनेशन क्या होगी? लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ ऑल सिंगुलैरिटी, सेट ऑफ ऑल सिंगुलैरिटी वो रहेगी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या है? कि उसका लिमिट पॉइंट ना हो, है ना। Z0 सॉरी अल्फा जो है एस माइनस एस डैश में बिलोंग करती हो, यानी सिंगुलैरिटी तो हो पर वो सिंगुलैरिटी का लिमिट पॉइंट नहीं बने उसे कहेंगे आइसोलेटेड। और अगर वो लिमिट पॉइंट बन जाती है तो वो हो जाएगी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आई होप आपको आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड में डिफरेंस पता चल गया हो। एस क्या है? सेट ऑफ सिंगुलैरिटी, है ना। जितनी भी सिंगुलैरिटी उन सबको हमने एक सेट में इकट्ठा कर लिया है। उस सेट के अंदर से अगर कोई सिंगुलैरिटी आ रही है तो हम कहेंगे वो आइसोलेटेड है। लेकिन उन सेट का जब हम लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं और वो लिमिट पॉइंट में से सिंगुलैरिटी आ रही है तो हम कहेंगे कि वो क्या है? नॉन आइसोलेटेड, है ना, नॉन आइसोलेटेड। तो और एक और आइसोलेटेड की डेफिनेशन भी होती है कि अल्फा जो है अपने नेबरहुड में अकेली सिंगुलैरिटी हो, है ना, अपने नेबरहुड में अकेली हो। मैं हिंदी में लिख देती हूँ, हमको बस याद करना है ना। आइसोलेटेड का मतलब समझते ना, आइसोलेशन में रहना है, नहीं अकेले रहना। उस तरीके से अल्फा क्या हो? नेबरहुड में अकेली सिंगुलैरिटी हो। अभी जब कोरोना चला था सब आइसोलेशन में चले गए थे ना, वो वाला आइसोलेशन, अकेले हो जाना मतलब, है ना। तो उसे हम कहेंगे नेबरहुड में अकेली हो तो उसे कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ ऑल सिंगुलैरिटी इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब जो हमारी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है उसके भी होते हैं तीन टाइप, है ना। मैं आपको फ्लो चार्ट से याद करवाने की कोशिश कर रही हूं ताकि हमको याद रहे। पे एक होती है रिमूवेबल, रिमूवेबल के बाद एक होती है पोल और एक होती है इसेंशियल, इसेंशियल सिंगुलैरिटी। क्या डिफरेंस है तीनों में? तो अगर हमारा फंक्शन है एफ जेड, हमारा फंक्शन क्या है? एफ जेड, अगर लिमिट, ध्यान से देखिएगा, लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा, एफ जेड एग्जिस्ट करे फाइनाइटली। देखो हम सिंगुलैरिटी तो हम निकाल लेंगे कि फंक्शन भाई एनालिटिक नहीं हो रहा है तो वो सिंगुलैरिटी हो गई। अब उसका टाइप क्या होगा कि अगर z टेंडिंग टू अल्फा एफ जेड एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली तो हम बोल देंगे कि वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। कैसे रिमूवेबल, कैसे सिंगुलैरिटी है? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हम फटाफट फंक्शन देख के बता तो देंगे कि भाई यहाँ यहाँ सिंगुलैरिटी मिल जाएगी। अब वो सिंगुलैरिटी का टाइप कैसा होगा कि अगर जो वो है लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा एफ जेड अगर एग्जिस्ट कर जाती है फाइनाइटली तो हम बोल देंगे कि यह रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। और अगर लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा एफ जेड, ध्यान से देखिएगा, लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा एफ जेड एग्जिस्ट करती है इनफाइनाइटली, है ना, मतलब इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, इंफिनिटी आ जाती है, इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि वो क्या है? पोल है। अब इसमें एक और सेकेंड केस बनता है, अगर लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा
z माइनस अल्फा की पावर m इंटू एफ जेड, अगर ये एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली तो हम कहेंगे कि ऑर्डर m का है पोल, एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो इससे हमें मिल जाएगा कि भाई पोल है और कितने ऑर्डर का है, एम ऑर्डर का है। यहां से हमें मिलेगा पोल मिलेगा, वो भी ऑर्डर एम का। इसेंशियल सिंगुलरिटी क्या है, सबसे अच्छी डेफिनेशन, लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज, एक मिनट स्पेलिंग लिख देती हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना, अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो उसको हम कहेंगे इसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या कहेंगे, इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो सबसे पहले अभी हमने सिंगुलरिटी का जो है लिमिट पॉइंट के और जो बेसिक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है उससे हमने क्लासिफिकेशन देखा है, आगे हम लोरेंट्ज सीरीज का भी देखेंगे। सबसे पहले वापस से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया है हमने अभी तक। सिंगुलरिटी किसे कहते हैं, ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन एनालिटिक ही नहीं है, ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है उसे कहेंगे सिंगुलरिटी। दूसरी डेफिनेशन क्या है, रेगुलर पॉइंट जो है अगर उसका लिमिट पॉइंट बन रहा है और फंक्शन उस पर एनालिटिक नहीं है तो भी वो सिंगुलरिटी होगी। उसके बाद से अब हमने एस क्या लिया है, अब सिंगुलरिटी के क्लासिफिकेशन पे आ गए हैं। आइसोलेटेड मतलब अकेला रहना, ध्यान रखिएगा, नॉन आइसोलेटेड दोनों का क्या मतलब है। अगर हम एस क्या है, जितनी भी सिंगुलरिटीज है उनका हमने सेट कलेक्ट किया है। उस सेट, अब अगर सेट है तो उस सेट का लिमिट पॉइंट मिल सकता है, बिल्कुल, अगर अनकाउंटेबल सेट है तो हमें लिमिट पॉइंट मिल जाएगा। तो हमने उसका लिमिट पॉइंट निकाल लिया। अगर लिमिट पॉइंट मिल जाता है तो उस लिमिट पॉइंट को कहेंगे नॉन आइसोलेटेड, नहीं मिलता है तो अपनी आइसोलेटेड चल ही रही है। ठीक है, अब नॉन आइसोलेटेड क्या है, सेट ऑफ ऑल सिंगुलरिटी का अगर लिमिट पॉइंट बन जाता है तो उसे कहेंगे नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड की तीन टाइप है, हमने z बराबर अल्फा पर हमें पता चल गया कि फंक्शन एनालिटिक तो नहीं हो रहा है, मतलब सिंगुलरिटी तो मिल रही है। कौन सी टाइप की मिल रही है, अगर z टेंडिंग टू अल्फा एफ जेड एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली, ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो रिमूवेबल, नहीं करे इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करे तो पोल। अगर m बार एग्जिस्ट कर रही है तो m ऑर्डर का पोल, और डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, मतलब इनडिटरमाइंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो उसे हम कहेंगे इसेंशियल सिंगुलरिटी। आई होप आपको सिंगुलरिटी के टाइप समझ में आ गए हो। सिर्फ सिंगुलरिटी को पहचानना ही नहीं, एग्जाम में सिंगुलरिटी का टाइप का डायरेक्ट पूछा हुआ है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इनफाइनाइटली, तो ये कौन सी सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, इसेंशियल, पोल, कैसी है। तो हमें जो डेफिनेशन है सेट की एग्जाम में खास करके हमें डेफिनेशन थ्योरी को बहुत अच्छे से करना होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, एक आध आगे पीछे बदल के। प्रीवियस सेशन में आपने देखा होगा, मैंने आपको एक सेशन में से सेट के कितने क्वेश्चन निकाल के दिए थे कि इसी में से पूछ लिए थे हमसे, है ना, और कैसे डेफिनेशन का एक वर्ड भी हटाने से पूरी की पूरी डेफिनेशन ही बदल जाती है। अब अगला जो है हमारा सिंगुलरिटी ऑन द बेसिस ऑफ लोरेंट सीरीज। हमने कल अच्छे से डिटेल में लोरेंट और टेलर सीरीज पढ़ी थी। लोरेंट सीरीज में हमें दो पार्ट मिले थे, एक था प्रिंसिपल पार्ट और एक एनालिटिक पार्ट। जो हमारा प्रिंसिपल पार्ट था जिसमें डिवाइड वाली टर्म आ रही थी, है ना, प्रिंसिपल पार्ट बन रहा था हमारा समेशन बी एन z माइनस ए की पावर माइनस एन, ये हमारा बन रहा था प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पार्ट में जहां बी एन की वैल्यू क्या बन रही थी, 1/2 पाई आयोटा, हमने दो कोसेंट्रिक सर्कल लिए थे तो ये C2 के ऊपर बात हो रही थी, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस वन, है ना, माइनस एन प्लस वन, ये बन रहा था हमारा प्रिंसिपल पार्ट। इस प्रिंसिपल पार्ट में bn की वैल्यू थी। अब इस प्रिंसिपल पार्ट की बेसिस पर हम सिंगुलरिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस प्रिंसिपल पार्ट के बेसिस पर हम सिंगुलरिटी को डिफाइन करने वाले हैं। क्या होने वाली है, ऑन द बेसिस ऑफ लोरेंट सीरीज। पहली है कि अगर हमें प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं मिले, मतलब डिवाइड वाली टर्म ही नहीं मिल रही है, नो टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट, नो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म ही नहीं मिल रही है, जब कोई फंक्शन एफ जेड दिया जाए और उसका हम लोरेंट सीरीज एक्सपांशन ओपन कर रहे हैं और हमें प्रिंसिपल पार्ट में तो कोई टर्म ही नहीं मिल रही है, तो उसे हम कहेंगे कि भाई ये लोरेंट सीरीज की रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। क्या है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। लेकिन अगर हमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मिल जाए, मतलब कुछ मिल जाए,
फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाए, कुछ टर्म्स मिल जाए हमें डिवाइड वाली, काउंट है ना जिनको हम काउंट कर पा रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मिल जाए तो हम बोल देंगे कि ये पोल है। क्या है? पोल। और अगर हमें इतनी मिल जाए, इनफाइनाइट है ना, इतनी मिल जाए कि भाई समा नहीं रही, गिन ही नहीं पा रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें मिल जाती है प्रिंसिपल पार्ट में, तो वो जो सिंगुलैरिटी रहेगी उसे हम कहेंगे इसेंशियल सिंगुलैरिटी। क्या कहेंगे? इसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो ये लोरेंट सीरीज के बेसिस पर हमने सिंगुलैरिटी के जो है टाइप डिफाइन कर दिए हैं कि ये होती है सिंगुलैरिटी। और लोरेंट सीरीज के बेसिस में अगर प्रिंसिपल पार्ट जिसको हमने कल पढ़ा था कि दो कोसेंट्रिक सर्कल लेते हैं, R1 रेडियस R2 रेडियस वाला, वो सब कुछ है ना, उसमें जो बी एन जो प्रिंसिपल पार्ट बनता है जिसमें डिवाइड वाली टर्म आती है, अगर उसमें उस प्रिंसिपल पार्ट में एक भी टर्म नहीं मिल रही है, नो टर्म, तो रिमूवेबल। फाइनाइट टर्म तो पोल, इनफाइनाइट टर्म तो इसेंशियल सिंगुलैरिटी। ये सिंगुलैरिटी का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ लोरेंट सीरीज एक्सपांशन। अब पोल्स एंड रेसिड्यू, अब मैं पोल्स एंड रेसिड्यू से पहले मुझे थोड़ा और लिखना है, तो यहाँ लिख देते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड पर ही हमने सिंगुलैरिटी जो पढ़े हैं उससे कुछ की वर्ड जैसे कुछ है ना बिल्कुल रिजल्ट पूछे जाते हैं। मतलब ये रिजल्ट सिंगुलैरिटीज के क्लासिफिकेशन पे है कि अगर हमारा फंक्शन, पहले तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोल दूं कि फंक्शन नो वेयर एनालिटिक है, मतलब फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेटमेंट इतने कंफ्यूजिंग है। नो वेयर एनालिटिक, मैं बोल रही हूँ कि मेरा फंक्शन कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि मतलब सभी तरह सिंगुलैरिटी? जी नहीं, नो वेयर एनालिटिक है मतलब सिंगुलैरिटी भी नहीं है, नो सिंगुलर पॉइंट। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ। नो वेयर एनालिटिक, नो सिंगुलर पॉइंट, फंक्शन कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है, तो नो सिंगुलर पॉइंट, तो सिंगुलर पॉइंट भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। यहाँ देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, सिंगुलैरिटी क्या होती है ना, अ पॉइंट वेयर फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक बट इन एवरी नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट, एक जगह फंक्शन तो एनालिटिक होना चाहिए। सिंगुलैरिटी के भी नेबरहुड में फंक्शन एक बार तो एनालिटिक होना चाहिए, पर ये बोल रहा है कि कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है, तो कहीं पर भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है। तो हम हमेशा क्या कहते हैं कि इंटायर फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसके पास सिंगुलैरिटी है ही नहीं कहीं पर भी। तो इंटायर के अलावा नो वेयर एनालिटिक फंक्शन के पास भी कहीं पर भी सिंगुलैरिटी नहीं होती है। अगर फंक्शन इंटायर है, अगर फंक्शन एंटायर है तो नो सिंगुलैरिटी, ये भी सही है कि इसके पास सिंगुलर पॉइंट ही नहीं है। पर अगर फंक्शन कहीं पर एनालिटिक भी नहीं है तो उसके पास भी सिंगुलर पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि सिंगुलैरिटी रखने के लिए भाई साहब एक बार तो एनालिटिक होना ही पड़ेगा ना। आप तो एक बार भी नहीं हो रहे तो आप सिंगुलर पॉइंट भी नहीं रख सकते। अब अगर बोल रहे हैं हम, एक रिजल्ट है कि जितनी भी सिंगुलैरिटी बनती है, सेट ऑफ ऑल सिंगुलैरिटी, वो सेट हमेशा कैसा बनता है? ध्यान से सुनिए, वो बनता है क्लोज्ड सेट। क्या बनता है? क्लोज्ड सेट। क्लोज, ओपन, डेंस, अनडेंस, ये सब अपने रियल की बात है ना, आप इससे परिचित होंगे भली बात ही। उसके बाद अगर हमारे पास फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट है, मैं बोल रही हूँ कि गिनती चुनती के पॉइंट है जहां पर फंक्शन सिंगुलैरिटी रखता है, फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट है, मतलब मान लीजिए 100, 250, 3-4 हजार, 40, 50 हजार, तो इसका मतलब है कि सारी की सारी क्या है? आइसोलेटेड ही है, सारी की सारी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर फंक्शन फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट है तो वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, क्योंकि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बनने के लिए तो उन्हें लिमिट पॉइंट बनाना पड़ेगा, और लिमिट पॉइंट बनाने के लिए फाइनाइट नंबर मिलके थोड़ी लिमिट पॉइंट बना सकते। लिमिट पॉइंट बनाने के लिए तो अनकाउंटेबल नंबर चाहिए। याद आया रियल एनालिसिस? अगर अनकाउंटेबल सेट मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट, है ना, बट अगर फाइनाइट सेट कैंट हैव अ लिमिट पॉइंट, इनफैक्ट काउंटेबल सेट के पास भी लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है। तो अगर लिमिट पॉइंट चाहिए तो भाई साहब अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। और आप बोल रहे कि फाइनाइट ही सिंगुलैरिटी है, फाइनाइट ही सिंगुलैरिटी, तो फिर आइसोलेटेड हो जाओ, है ना, फिर आप नॉन आइसोलेटेड हो ही नहीं सकते, आप लिमिट पॉइंट ही नहीं बना पा रहे हो। और एक है कि अगर मैं बोल दूं कि मेरे फंक्शन के पास तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, भाई नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, तो यहाँ से आप क्या कहेंगे? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है मतलब लिमिट पॉइंट तो बना होगा, और लिमिट पॉइंट बना है तो मतलब अनकाउंटेबल कुछ तो रहा होगा, अनकाउंटेबल सेट,
अनकाउंटेबल सिंगुलरिटीज, ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल सिंगुलर पॉइंट। अगर नॉन आइसोलेटेड बना है ना, तो अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट बोल दीजिए आप, इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट, सॉरी मैंने पेन की बजाय इरेजर यूज कर लिया, ठीक है ना, इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा अगर हमारा जो सिंगुलरिटी है वो कैसी है, नॉन आइसोलेटेड है। आई होप आपको ये रिजल्ट समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट रिजल्ट है कि जो जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन होते हैं, जीरो ऑफ, ये पूछा हुआ है इसलिए मैं इसी में यहीं पर मेंशन कर देती हूँ कि कोई एनालिटिक फंक्शन है उसके जो जीरो होते हैं वो होते हैं आइसोलेटेड, आर आइसोलेटेड, काउंटेबल, आइसोलेटेड होते हैं और काउंटेबल होते हैं और क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ये है हमारे सिंगुलरिटी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट जो आपको मेंशन करने थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन किसको कैसे इंप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम जो आने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक पोल्स एंड रेसिड्यू। हमने सिंगुलरिटी तो पढ़ ली कि ये सिंगुलरिटी होती है, अब हमें पढ़ना है पोल्स एंड रेसिड्यू। सिंगुलरिटी पर हम पोल्स कैसे पोल्स एंड रेसिड्यू, आई थिंक इट्स ओनली रेसिड्यू, है ना, पोल्स मैंने गलती से लिख दिया है, इट्स ओनली रेसिड्यू ना। रेसिड्यू हमें निकालना है सिंगुलरिटी पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, अगर हमारा फंक्शन z बराबर a है, हम बात कर रहे हैं 8 z बराबर a, z बराबर a हमारा क्या है, सिंपल सा पोल है या सिंपल सी सिंगुलरिटी है, बस सिंपल सी सिंगुलरिटी है। तो वहां पर हमें रेसिड्यू निकालना है। तो तब जो हमारा रेसिड्यू बनेगा, मैं एक काम करती हूँ, रेसिड्यू को कैपिटल आर से ही लिख देती हूँ। बार बार कौन स्पेलिंग लिखे रेसिड्यू की, है ना, आप माइंड मत करिएगा। ये रेसिड्यू को मैंने कैपिटल आर से लिख दिया। तब इसका रेसिड्यू क्या बनेगा, 1/2 पाई आयोटा, है ना, कोई फंक्शन है एफ जेड, है ना, एफ जेड है हमारा, उसको जेड बराबर ए पर हमें चाहिए रेसिड्यू, तो वो बनेगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर है ना एफ जेड डी जेड। ये जो इंटीग्रल बनेगा इसको हम कहेंगे रेसिड्यू एट जेड बराबर ए। या फिर अगर हमको ये नहीं करना है और हम क्या करेंगे, अगर हम बोल देते हैं कि जी नहीं, हमारा फंक्शन साइन कोस ई की पावर जैसा है जिसका हम फटाक से एक्सपांशन ओपन कर सकते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ z माइनस ए इनवर्स, जिसको हम 1/z माइनस ए भी बोलते हैं, इन लोरेंट सीरीज एक्सपांशन। अगर हम बोल देते हैं कि हम तो उसका सीरीज एक्सपांशन करेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, ई की पावर होता है, साइन हाइपरबोलिक होता है ना, वहां पर हम सीरीज एक्सपांशन जल्दी से ओपन कर सकते हैं। तो वहां पर हम क्या करेंगे कि 1 जो z माइनस है उसका जो लोरेंट सीरीज में उसका जो कोफिशिएंट है वो हमारा बन जाएगा रेसिड्यू 8z बराबर a। ठीक है, ये तो हमारी कोई भी नॉर्मल सिंगुलरिटी थी तो हमने उस पर बात कर ली। अब अगर हमारी सिंगुलरिटी जो है वो है पोल है, और कितने ऑर्डर का है भाई, अभी सिंपल पोल है, ऑर्डर 1 का है, मतलब सिंपल पोल है, सिंपल पोल, है ना, सिंपल पोल, ऑर्डर 1 वाले को बोला जाता है सिंपल पोल। अब आप देखेंगे मैं कहीं जगह क्या करती हूँ, जेड ऐसा लिख देती हूँ, कहीं जगह ए ऐसा लिख देती हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। मैंने यहाँ जेड के अंदर जेड ऐसा लिख दिया, यहाँ ऐसा लिख दिया, तो आप उसको मैं एग्जाम में सही लिखती हूँ, हाँ एग्जाम में बिल्कुल मैं अच्छा लिखती हूँ, ये यहाँ पर नोट्स में हो गया होगा मेंशन, इसलिए आप इसको थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, तो पहला है कि ऑर्डर 1 का अगर हमारे पास सिंपल सा पोल है तो उस पर जो रेसिड्यू बनेगा, सिंपल पोल है, सिंपल सी मेथड, लिमिट z को पहुंचाइए a की तरफ और z में से करिए a को माइनस और fz को पास में बिठाइए, है ना, लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a fz, दिस इज द पोल ऑफ ऑर्डर 1। इफ द सिंगुलरिटी इज सिंपल पोल देन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिड्यू, है ना। अगर ऑर्डर 1 की सिंपल सा पोल है तो उस पर रेसिड्यू भी बिल्कुल सिंपल से तरीके से निकालने हैं। अब अगला जो है, अगर हम
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ क्या है, थोड़ा ज्यादा कोल्ड है। अगला जो है हमारा, अगर हमारा पोल सिंपल ना होकर ऑर्डर एम का हो जाए, अगर हमारा पोल ऑफ ऑर्डर एम, हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा पोल ऑर्डर एम का हो जाए, तो एम ऑर्डर का पोल कैसे पहचानेंगे? मैंने आपको बताया था प्रीवियस में यहाँ पर कि अगर ऐसी कंडीशन होल्ड होती है तो ऑर्डर एम का पोल हो जाएगा। अगर ऑर्डर एम का पोल है तब हम रेसिड्यू कैसे निकालेंगे? तब रेसिड्यू बनेगा लिमिट, ये वाली मेथड सबको आती होगी आई थिंक, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रिपीटेडली इस मेथड का यूज करते हैं। एम, अगर ओ एम ऑर्डर का पोल है तो हमें एम -1 एक कम बार हमको उसका करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, है ना। जितने ऑर्डर का पोल है उससे एक कम बार हमको करना है इसका डेरिवेटिव, है ना, ये वाला हमको करना है। या फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, एक ये भी तरीका होता है लिखने का, फाई, है ना, एम ऑर्डर का है तो एम -1 बार हम करते हैं डेरिवेटिव, नीचे एम -1 का फैक्टोरियल और उसके अंदर ए रख देते हैं। अगला जो है, अगला अगर हमारा जो सिंगुलरिटी हो गई है, हमको बोला गया है कि आपको रेसिड्यू निकालना है इंफिनिटी पर। कहां पर निकालना है? रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट इंफिनिटी। तो कई बार क्या होता है, इंफिनिटी पर रेसिड्यू निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, काफी लेंदी और कैलकुलेटिव जो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, -1/2 पाई आयोटा लगाते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं सी का, और एफ जेड डी जेड कर देते हैं। इसको भी हम रेसिड्यू एट इंफिनिटी ही बोलते हैं। या फिर एक और, ये किसके बराबर होता है, माइनस टाइम रेसिड्यू ऑफ इंफिनिटी का जस्ट अपोजिट, जेड बराबर 0 पर कर देते हैं, 1/z² से कर देते हैं मल्टीप्लाई, और एफ के अंदर रख देते हैं 1/z। ये फॉर्मूला डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मुझे पता है कि आप जब करते हैं तो आप ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन ये नीचे वाला फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। आपको जो है फॉर्मूलाज भी याद करने हैं अब, क्योंकि हमें क्या है, नेट में तो हम किसी ना किसी तरह फॉर्मूला से आंसर ले आते, थ्योरी उतना नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा, लेकिन सेट में ज्यादा पूछी जाती है। तो अगर हमें इंफिनिटी पर रेसिड्यू निकालना है, निकालने में दिक्कत हो रही है, तो हम 0 पर रेसिड्यू निकालेंगे, लेकिन फंक्शन में थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। अगला जो है हमारा, एक लास्ट है हमारा कि अगर हमारा फंक्शन, ये जो है सारे कोरोलरीज है, बहुत सारी थ्योरम्स को प्रूफ करके, है ना, रिजल्ट को बार बार वेरीफाई करके, हम जर्नलाइज करके फिर हम निकाल लेते हैं इनको एज अ फॉर्मूला। तो अगर हमारा एफ जेड इस तरह का फंक्शन है, ऊपर भी जेड का फंक्शन, नीचे भी जेड का फंक्शन, ठीक है, ऊपर भी जेड का, नीचे भी जेड का, इसके पास सिंपल पोल है, सिंपल पोल है, कहां पर है, z बराबर a पर इसका सिंपल सा पोल है, तब जो हमारा रेसिड्यू r बनेगा वो क्या करेगा, फाई के अंदर तो ए रख देंगे, क्योंकि पोल है तो नीचे वाले को दिक्कत होगी, ऊपर वाले को थोड़ी है, और नीचे वाले का कर देंगे डेरिवेटिव एक बार और फिर रख देंगे ए। तो यहाँ से डायरेक्ट हमें आ जाएगा रेसिड्यू। तो हमने अलग अलग सिंगुलरिटी के लिए जितने भी रेसिड्यू थे सारे देख लिए हैं, कि अगर हमारा सिंपल सी सिंगुलरिटी है तो ये होगा, हम इस इंटीग्रल से हम 99% इस इंटीग्रल से कर लेते, लेकिन अगर हमारा जो फंक्शन ऐसा है जिसका हम सीरीज एक्सपांशन आसानी से ओपन कर सकते हैं बजाय कि हम इंटीग्रल करें, तो उसमें 1/z - a जो है उसका कोफिशिएंट कहलाएगा लॉरेंट सीरीज में रेसिड्यू। अगर एक ऑर्डर का पोल है तो ये, एम ऑर्डर का पोल है तो ये, इन्फिनिटी पर निकालना है तो 0 पर निकालो, इन्फिनिटी पर निकालने में दिक्कत होती है। और अगर ऐसा रेशनल फंक्शन है, मतलब ऐसा डिवाइड वाला फंक्शन है, फ्रैक्शन वाला, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है, आई होप आपको सिंगुलरिटी, उसके टाइप और रेसिड्यू किस किस तरीके से किस किस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं वो आपको पता चल गए होंगे। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैम थ्योरी, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर कम से कम 2 से 3 जो है प्रैक्टिस सेशन हो चुके हैं, और भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाले हैं कॉम्प्लेक्स के, है ना, इसके बिल्कुल साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस सेशन भी चल रहे हैं हमारे। तो अब है मेरोमॉर्फिक फंक्शन किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन काफी, ऐसा कह सकते हैं आप कि
जो है डेफिनेशन में काफी कंट्रोवर्सी है, ऐसा अपन कह सकते हैं ना, इट्स कंट्रोवर्शियल। क्योंकि क्या है, मैं बताती हूँ क्या है। द फंक्शन आर, दोस फंक्शन है ना, द फंक्शन आर मेरोमॉर्फिक फंक्शन हुज, हम बिल्कुल सेफ जोन में रह के एकदम सेफ डेफिनेशन लिखेंगे। हुज पॉसिबल है ना, हम कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लिखते ही नहीं है ना। हुज पॉसिबल सिंगुलरिटीज आर पोल। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। हम मेरोमॉर्फिक फंक्शन की जब डेफिनेशन पढ़ते तो हमें एक दो जगह ऐसा देखने को मिलता है, हुज सिंगुलरिटी आर एटमोस्ट पोल। तो ये जो वर्ड है एटमोस्ट पोल, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी है। व्हाट इज एटमोस्ट, हम वर्डिंग में एटमोस्ट कैसे यूज कर रहे हैं? इट्स अ फॉर नंबर, एटमोस्ट 1, एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 5। व्हाट इज एटमोस्ट पोल, ज्यादा से ज्यादा पोल हो, कम से कम क्या हो, है ना। यहाँ कंपैरिजन थोड़ी है, सिंगुलरिटी में क्लासिफिकेशन है। फिर भी वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल, इसलिए हमने सेफ जोन में सेफ डेफिनेशन लिखी। अगर आपसे भी पूछी जाए तो, अगर आपसे इंटरव्यू में जैसे पूछी जाती है तो अपन सेफ वर्ड यूज करते, कंट्रोवर्शियल वर्ड जिसको हम बिल्कुल डिफाइन ही ना कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, क्यों यूज किया गया, तो उसको यूज ही ना करें, है ना। द फंक्शन जिसकी सिंगुलरिटी क्या हो, पॉसिबल सिंगुलरिटी पोल हो, या तो पोल हो, है ना। पॉसिबल का मतलब या तो पोल हो या रिमूवेबल हो, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। फंक्शन एनालिटिक, या तो देखो दैट इज कहने का मतलब क्या है, आइदर, या तो फंक्शन जो है हमारा, आइदर फंक्शन इज एनालिटिक, या तो हमारा फंक्शन एनालिटिक हो जाए तो भाई मेरोमॉर्फिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर, और आइदर एनालिटिक, और अगर वो नॉट एनालिटिक है, एनालिटिक नहीं है ना, नॉट एनालिटिक, अगर वो एनालिटिक ही नहीं है, देन उसकी सिंगुलरिटी जो है, देन सिंगुलरिटीज आर आइदर पोल और रिमूवेबल सिंगुलरिटी, है ना, आइदर पोल और रिमूवेबल सिंगुलरिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन मेरोमॉर्फिक होना चाहता है तो सिंपल सी बात, आप एनालिटिक हो जाओ। अगर आप एनालिटिक नहीं हो रहे हो तो अगर आप पोल या फिर रिमूवेबल, इन दोनों में से एक सिंगुलरिटी रखोगे तो आप मेरोमॉर्फिक हो जाओगे। कुल मिला के ये इसेंशियल सिंगुलरिटी को छोड़ता है, इतनी सी बात है। यहाँ नहीं लिख पा रही हूँ। क्या कहता है कि मेरोमॉर्फिक फंक्शन जो है इसेंशियल सिंगुलरिटी को छोड़ता है, कुल मिला के, कि इसेंशियल नहीं होनी चाहिए, या तो पोल कर दो या रिमूवेबल कर दो, पर इसेंशियल मत करो, इसको कहेंगे मेरोमॉर्फिक फंक्शन। और एक होता है हमारा रेशनल फंक्शन, और उसके बाद हम इनमें करने वाले हैं जो रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या कहता है, अ फंक्शन विच ये और उच्च लेवल के हैं भाई साहब, है ना। यहाँ ये किसी दिक्कत को सहना ही नहीं चाहते हैं, है ना। विच इज फ्री फ्रॉम इसेंशियल सिंगुलरिटी, जो इसेंशियल सिंगुलरिटी ही नहीं रखते हैं, विच इज फ्री फ्रॉम इसेंशियल सिंगुलरिटी इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब इन्फिनिटी पर भी ये भाई साहब, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन समझते हैं ना आप लोग, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब जिसमें इन्फिनिटी को भी शामिल किया गया हो, है ना। वैसे तो हम शामिल करते नहीं है, लेकिन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसमें इन्फिनिटी को भी शामिल किया गया हो, इन्फिनिटी तक भी इनके पास इसेंशियल सिंगुलरिटी है ही नहीं, उनको बोलेंगे रेशनल फंक्शन। क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन। यानी कि लेट मी क्लियर दिस, है ना, ये वर्ड हम यहाँ यूज नहीं करते। मैं आपको सिंपल सा बिल्कुल बता देती हूँ कि मेरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन, है ना, जिसके पास या तो फंक्शन एनालिटिक हो जाए, दो जो है आपके पास ऑप्शन है, या तो आप एनालिटिक हो जाइए अगर मेरोमॉर्फिक बनना चाहते हैं, और अगर आप एनालिटिक नहीं है तो आप आइदर पोल बना लीजिए या रिमूवेबल बना लीजिए। लेकिन जब आप इन्फिनिटी की बात करते हैं कि भाई साहब इन्फिनिटी पे क्या, तो इन्फिनिटी पे हमें भी नहीं पता,
है ना। इन्फिनिटी पे क्या मुझे नहीं पता, आप इन्फिनिटी पे रखो नहीं रखो, हम बात कर रहे हैं एनालिटिक होने की। या तो एनालिटिक हो जाइए या फिर पोल रिमूवेबल रखिए, लेकिन रेशनल फंक्शन जो बोलता है कि मैं तो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी इन्फिनिटी पर भी इसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं रखूं, इन जनरली इन्फिनिटी पर इसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाती है, लेकिन ये बोल रहे हैं रेशनल फंक्शन कि मैं तो वहां भी इसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं रखूंगा। ये है रेशनल फंक्शन की, अ फंक्शन विच इज फ्री फ्रॉम इसेंशियल सिंगुलरिटी इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक्सटेंडेड मतलब सी इन्फिनिटी है ना, सी में इन्फिनिटी को भी मर्ज किया है। अब कुछ रिमार्क्स है ना जो हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो हमें याद होने चाहिए। क्या, कौन किसको इंप्लाई करता है ना, इम्प्लीकेशन वाला गेम खेलेंगे अब कि अगर फंक्शन बन गया एंटायर, अगर फंक्शन एंटायर मतलब वो हो गया मेरोमोर्फिक। मेरोमोर्फिक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि या तो पोल रख लो या रिमूवेबल रख लो या रखो ही मत, है ना। तो वो बन गया जो हमारा मेरोमोर्फिक। तो क्या इसका उल्टा ट्रू है क्या, कि अगर फंक्शन मेरोमोर्फिक है तो क्या वो एंटायर है? बताइए, आप सोचिए, क्या वो एंटायर है? जी नहीं, उल्टा सही नहीं है। एग्जाम्पल में यहाँ लिख देती हूँ 1/z-a। ये मेरोमोर्फिक है, क्यों है? क्योंकि इसके पास एक पर जो है सी पोल है, सिंपल सा पोल है, पर ये मेरोमोर्फिक तो हो गया क्योंकि ये पोल रख रहा है, पर इंटायर नहीं है क्योंकि ये एनालिटिक नहीं है। ठीक है, अब थर्ड केस जो बन रहा है, थर्ड रिमार्क ये है कि क्या मेरोमोर्फिक और रेशनल के बीच में कोई डिफरेंस है? तो अगर फंक्शन रेशनल है मतलब वो मेरोमोर्फिक है। रेशनल इंप्लाई मेरोमोर्फिक, क्यों? क्योंकि रेशनल क्या बोल रहा है, हम तो इन्फिनिटी पर भी फ्री है भाई, हमको इन्फिनिटी पे भी कोई परेशानी नहीं कर सकता है। तो मेरोमोर्फिक बोल रहा है कि हमें इन्फिनिटी से कोई लेना देना नहीं, आप नॉन इन्फिनिटी पे परेशान कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मेरोमोर्फिक है। तो क्या मेरोमोर्फिक इंप्लाई करेगा रेशनल को? क्या मेरोमोर्फिक इंप्लाई करेगा रेशनल को? सोचिए, मेरोमोर्फिक इंप्लाई करेगा रेशनल को? नहीं। क्यों नहीं करेगा? एग्जाम्पल है e की पावर z, इसके पास तो इसेंशियल सिंगुलरिटी बन रही है ना। ठीक है, तो ये जो है रेशनल नहीं होगा। यहाँ से हमने रिलेशन, अब एक रिलेशन रह गया है हमारा, रेशनल और एंटायर, क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? तो जी नहीं, ना रेशनल इंप्लाई करता है इंटायर को, ना इंटायर इंप्लाई करता है रेशनल को, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल इजीली मिल जाएंगे, कोई किसी को इंप्लाई नहीं करता है, रेशनल और इंटायर का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमने मेरोमोर्फिक और रेशनल पढ़ लिया। ये फंक्शन मुझे लगता है ऐसा कि बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये शायद पहली बार पढ़ा हो, बहुत से शायद हो सकते हैं, है ना। तो अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो ठीक है, आपको बिल्कुल अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। पहली बार नहीं पढ़ा है तो हो सकता है, आई होप कि आपको पढ़ने में इस बार थोड़ी आसानी हुई होगी और हमने ज्यादा रिजल्ट जो है रिकॉल करने की कोशिश करी होगी। नेक्स्ट जो है हमारा ओपन मैपिंग थ्योरम क्या होती है। अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो ओपन मैपिंग थ्योरम बिल्कुल पढ़ते हैं। क्या है? लेट डी बी अ डोमेन। डी क्या है? डी बी अ रीजन, लेट डी बी अ रीजन एंड सपोज, और हम सपोज कर रहे, सपोज एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस, एफ जेड इज एफ जेड इज नॉन कॉन्स्टेंट। आई एम सॉरी, मेरा प्रोनाउंसिएशन काफी बार अगर एक ही चीज पढ़ते हैं तो वो टंग पे रह जाती है ना। नॉन कॉन्स्टेंट नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक ऑन डी, नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक ऑन डी। ठीक है, नॉन कॉन्स्टेंट है, एनालिटिक है, कहां पर है? डी पर है। देन क्या बोलता है? फॉर एनी ओपन सेट, मतलब देन इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, यानी कि अगर इसको मैथमेटिकल लिखे, फॉर एनी ओपन सेट ओ इन डी एफ ओ इज ओपन, मतलब इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ओपन को ओपन पे मैप करेगा तभी तो ओपन मैपिंग थ्योरम कहेंगे इसको। कि अगर फंक्शन रीजन में क्या है, दो कीवर्ड है हमारे पास कि दो कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दीजिए, एक तो आप हो जाइए नॉन कांस्टेंट, एक आप हो जाइए एनालिटिक, तो आपके पास परमिट है ओपन को ओपन पे ले जाने का, है ना। इसको कहेंगे ओपन मैपिंग थ्योरम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फंक्शन को क्या होना है? पहली कंडीशन नॉन कांस्टेंट होना है, दूसरी कंडीशन एनालिटिक होना है, तो आपको परमिट मिल जाएगा ओपन से ओपन ले जाने का, है ना। इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट,
ओपन सेट अंडर नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन। इसको हम इस तरह से भी थोड़ा जंबल कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है हमारा रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है? रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल कहता है कि लेट एफ जेड बी एनालिटिक इन अ डोमेन में डायरेक्ट लिख देती हूँ, लेट वेट करते रहेंगे हम, हमारा कायम है ये करना है ना, बिल्कुल ये मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई, अब तो हम इसको अपने मन से लगा सकते हैं। एफ जेड एनालिटिक है, एक डोमेन है ओमेगा, जो डोमेन क्या करता है, डोमेन कंटेनिंग जो कंटेन करता है, कंटेनिंग अ सेगमेंट ऑफ द एक्स एक्सिस है ना, कंटेनिंग अ सेगमेंट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में सेगमेंट कंटेन करता है, कंटेनिंग अ सेगमेंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड बी सिमेट्रिक अबाउट दैट एक्सिस है ना, सिमेट्रिक भी है उस एक्सिस के अबाउट है ना, बी सिमेट्रिक अबाउट दैट एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट उसको कंटेन भी करता है, उसके सेगमेंट को, और उसके अबाउट सिमेट्रिक भी है। तब रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल कहता है कि एफ जेड का बार बराबर हो जाएगा एफ जेड बार के, जहां जेड आ रहा है इसमें से, इस रीजन में से, इस डोमेन में से आ रहा है, ठीक है। ये बोलता है रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा इसको कि अगर हमारा क्या है, एनालिटिक है और एनालिटिक है एक ऐसा डोमेन है ओमेगा, इसको ओमेगा पढ़ते शायद है ना, डोमेन है जिसको कंटेन करता है अ सेगमेंट ऑफ एक्स एक्सिस और उसकी सिमेट्रिक अबाउट उसके सिमेट्रिक भी है, तो जेड का बार अंदर चला जाएगा, इस तरीके से ये है रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। अगला है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल कहता है कि एफ जेड है एनालिटिक, लेट एफ जेड बी एनालिटिक, एनालिटिक है ना, इनसाइड एंड ऑन सी, एक इनसाइड एंड ऑन है ना, ये वर्ड हम कल भी पढ़ा था हमने कोशी थ्योरम में, इनसाइड एंड ऑन सी। तब क्या होगा, तब अगर हमें वैल्यू निकालनी है इस इंटीग्रल की, इंटीग्रल ओवर 2 पाई आयोटा, सॉरी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड, तो वो आएगा n माइनस पी। n क्या है, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, और p क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स, सॉरी नंबर ऑफ पोल्स है ना, n माइनस पी है नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स। ये है आर्गुमेंट प्रिंसिपल कि डेरिवेटिव ऊपर और नीचे फंक्शन एफ जेड है, तो इसकी वैल्यू निकालने की बजाय हम निकाल लेंगे n माइनस पी है ना। इसके जैसे कि एक एग्जांपल ऐसा देख सकते हैं हम अभी है ना, ये मैं मन से क्रिएट कर देती हूँ थोड़ा, अगर इस तरह का दिया है, ये तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करने के बजाय n माइनस पी निकालेंगे, इसके पोल बनेंगे 2 और 0 बनेगा 1 है ना, तो इसके 0 तो बन रहे हैं 1, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, मैंने हाँ इसके पोल बन रहे हैं 2, नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स, हाँ तो ठीक है 1 माइनस 2 माइनस 1 आ रहा है, ऐसा ही कुछ रहेगा, आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, तो लेट मी क्लियर दिस। ये है हमारा आर्गुमेंट प्रिंसिपल, नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स। अगला है राउचेस थ्योरम या रोचेस थ्योरम भी इसको बोला जाता है। थ्योरम को प्रोनाउंसिएशन करना हम लोगों का हमारे टीचर पे डिपेंड करता है, जैसा उनका प्रोनाउंसिएशन रहता है हम वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो जो अगली है हमारी वो है रोचेस प्रिंसिपल या राउचेस थ्योरम भी बोलते हैं इसको। क्या कहती है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफ जेड लेट एफ जेड एंड जी जेड बी एनालिटिक ऑन सी है ना, एनालिटिक है सी पर एनालिटिक है, और सच दैट जी जेड का मॉडुलस जो है वो लेस देन इक्वल है मोड ऑफ एफ जेड से है ना, ऑन सी पर इसका जो है इन दोनों के मॉडुलस में कंपैरिजन है, देन एफ जेड प्लस जी जेड
एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोज, सेम नंबर ऑफ zeros inside C, inside C। ये जो है हमारा राउचेस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर दो फंक्शन है एफ जेड और जी जेड, ठीक है, एफ जेड और जी जेड दो फंक्शन है एनालिटिक है दोनों, और दोनों में क्या है, जी जेड छोटा है एफ जेड से, तब एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड में सेम नंबर ऑफ जीरोज होंगे इनसाइड सी। हमसे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पॉलिनोमियल दे दी जाती है, एक रीजन दे दिया जाता है और बोलते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज है, तो हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल के दो टुकड़े करते हैं, है ना। उस जैसे कि अगर हमको दे दिया है मोड जेड लेस देन 1 इस वाले रीजन में, तो हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल के दो टुकड़े करते हैं, पॉलिनोमियल दे दी है जेड की पावर 7, है ना, प्लस 3z इसकी पावर 6 प्लस 5z प्लस 2, ऐसा कुछ दे दिया है हमको, तो हम इसके दो टुकड़े करते हैं। तो हम देखते हैं, हम इसके दो टुकड़े इस तरीके से करते हैं कि एक बड़ा हो एक छोटा हो, है ना, फिर जो बड़ा वाला रहेगा उसमें जितने नंबर ऑफ जीरोस बनने वाले हैं वो हम इसके टिक कर देते हैं। तो इस तरह से हमसे रोचेस थ्योरम की एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, और आप एप्लीकेशन की बिल्कुल चिंता मत करिए, हम भर भर के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रीवियस सारी एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनमें से आपको कई क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। तो ये आज का हमारा सेशन इतना ही था। इसके अलावा हमारी आइडेंटिटी थ्योरम, हमारी जो है रीमान मैपिंग थ्योरम, केसोराटी विस्ट्रास थ्योरम, इनवर्स पॉइंट और कंफॉर्मल मैपिंग, बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिक्स्ड पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, जितना भी कुछ बचता है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। नहीं, और अगर आप लोगों ने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए, आपको 500 रुपीज का अभी मिलने वाला है कूपन। आपको ऐप में कूपन कोड अप्लाई करना है MP सेट 2025, जिससे आप हमारी बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। हमने बहुत सारा सिलेबस कर लिया है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और अभी भी आपके पास टाइम है ना। टाइम किस लिए है, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू एवरीवन एंड